અને આજે જે મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે એમની સાથે ચર્ચાની શરૂઆત કરીએ. રૂટ મોબાઈલના મેનેજમેન્ટ જોડાયા છે આપણી સાથે. રિઝલ્ટ્સની ઉપર તો વાતચીત કરીશું જ અને સાથે જ બાકીના જે પ્રોસ્પેક્ટ્સ છે એના વિશે પણ વાતચીત કરીશું કંપનીના એમડી અને સાથે જ ग्रुप सीईओ राजदीप कुमार गुप्ता साथे. राजदीप जी शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने के लिए. सबसे पहले शुरुआत में ओवरऑल रिजल्ट से ही करना चाह रही थी क्योंकि Q2 के अंदर हाईएस्ट एवर रेवेन्यू ग्रोथ हम लोगों ने विटनेस किया है. किस तरीके से ये क्वार्टर बीतता हुआ दिखा है, एक आइडिया वो आप मुझे बताइए. जो वॉल्यूम्स है वहाँ पे भी एक बेहतरीन जो काइंड ऑफ स्पाइक दिख रहा है वो इस बात को कॉन्फिडेंट ज़्यादा पुशअप करने के लिए हेल्प कर रहा है. एक आइडिया आपकी तरफ से ये क्वार्टर कैसा था, उसके बाद बाकी पैरामीटर्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं. गुड आफ्टरनून अदिति. हमारा जो Q2 था वो हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू था और रही बात हम कंपनी का जो ओवरऑल ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम वो भी हाईएस्ट था. लास्ट क्वार्टर में हमने कुछ ऐसे कस्टमर को ऑनबोर्ड किए जैसे लार्ज ओटीटी प्लेयर हुआ, ई कॉमर्स कंपनी हुई, इंटरनेशनल कंपनीज हुई और उसकी वजह से हमारा वॉल्यूम ग्रो हो रहा है और आई थिंक वो कंटिन्यू है और इस क्वार्टर भी वो वॉल्यूम ग्रो ही होगा. और आने वाले दिनों में अगर आप देखो या लास्ट क्वार्टर की अगर हम देखें तो जिस तरह से हमने कस्टमर को ऑनबोर्ड किया था और कुछ कस्टमर जो नए न्यू कस्टमर थे वो उनका पूरा फुल फ्लेज वॉल्यूम जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आना चालू हुआ था, इसकी वजह से वॉल्यूम काफी ग्रो हुआ है और कंटिन्यू भी है वो और ग्रो होता रहेगा. अगर और इन टर्म्स ऑफ हमारा जो रेवेन्यू देखे तो आई थिंक 435 करोड़ के आसपास था और वो हाईएस्ट रेवेन्यू था और वो जो ट्रेजेक्टरी हम कंटिन्यू करेंगे आगे आने वाले दिनों में भी. और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा Q3 जो होता है वो बेस्ट क्वार्टर होता है. अगर हम कंपेयर करें Q2 से तो अगर वो ट्रेंड देखा जाए लास्ट कई सालों से तो Q3 जो होता है हमारा बेस्ट क्वार्टर होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं और बहुत सारे एक्टिविटीज होती है. सबसे ज्यादा कैंपेन होते हैं, सबसे ज्यादा मार्केटिंग रिलेटेड एक्टिविटी होती है. तो Q2 हमारा तो बेस्ट था ही और आने वाले ट्रेजेक्टरी से हिसाब से जो देखा जाए तो Q3 में भी हम अच्छा ही कर रहे हैं. ओके अच्छा, एक आइडिया, एवरेज रियलाइजेशंस पिछले साल के मुकाबले अभी कितने और इम्प्रूव हो चुके हैं इसके ऊपर, और साथ ही रिसेंटली आपने जो दो एक्विजिशंस किए हैं उसके बाद आउटलुक किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है. ये एक्सपेंशन तो हो चुका, अब यहाँ से जो बेनिफिट्स यील्ड होंगे नेक्स्ट 1 to 2 क्वार्टर्स कैसे दिखेगी. Q3 आपने बताया जो फेस्टिव सीजन है उसकी वजह से बेहतरीन तो होगा ही, लेकिन इन दोनों पैरामीटर्स के ऊपर मार्जिन के फ्रंट पे मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ गोइंग फॉरवर्ड. आदित्य, हमारा मार्जिन एक्चुअल रियलाइजेशन जो है वो एवरी क्वार्टर बेटर होते जा रहा है. लास्ट क्वार्टर में अगर हमारा ईमेल बिजनेस देखा जाए तो ईमेल का जो हमारा मार्जिन होता है वो काफी लो होता है, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी होता है उससे 70 to 80% उसमें होता है मार्जिन होता है. तो ओवरऑल अगर आप रिलेशन देखो तो ये मेंटेन रहेगा एज कम्पेयर टू द लास्ट क्वार्टर जो था. और जो हमने लास्ट जो एक्विजिशन किया है, एक हमने कोलंबिया में एक्विजिशन किया है और एक मिडिल ईस्ट में कुवैत में एक्विजिशन किया है. कोलंबिया का एक्विजिशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके थ्रू हमें 3 मार्केट में एक्सेस मिलता है, वो है पेरू और चिली और कोलंबिया. ये मार्केट आने वाले दिनों में काफी बड़ा है टेलीकॉम सेक्टर के लिए और हमारे सीपास सोल्यूशन जो हम प्रोवाइड करते हैं उसके लिए. और आई थिंक इस एक्विजिशन से हमें जितने भी स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री हैं अपना लैटिन अमेरिका में वहाँ पे पूरा का पूरा एक्सेस मिलता है. और मेसेवियन जो कंपनी हमने एक्वायर की है वो लार्जेस्ट सीपास प्लेयर है कोलंबिया का और पेरू में. तो इससे हमें एक मार्केट का एक्सेस मिलता है, इससे हमें क्रॉस सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है क्योंकि हमारा जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, चाहे ईमेल हो, चाहे आरसीएस हो, व्हाट्सएप है, ये सारे सोल्यूशन हम उनके थ्रू उस मार्केट में भी ये प्रमोट कर सकते हैं. ओके अग्रीड सर. अच्छा, ये जब हम लोग मार्केट की बात कर रहे हैं मुझे और थोड़ा डिटेल में ये पूरे मार्केट की अपॉर्चुनिटी को समझना है क्योंकि ग्लोबल मार्केट से कंपैरिजन में इंडियन मार्केट्स के अंदर प्लेयर्स कम है. पेनिट्रेशन जिस तरीके से आगे बढ़ता हुआ हम लोग देखेंगे ये एरिया काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम के साथ बढ़ेगा. एक्विजिशंस आप ऑलरेडी कर रहे हैं, जो एक्सपेंशन जियोग्राफिकल पेस पे दिख रहा है वो तो है ही, लेकिन इंडियन बिजनेस के अंदर भी वो विजिबल तो है. आपका इंडियन जो बिजनेस है उसमें भी एक अच्छा इजाफा हुआ है. गिवन द टाइम फ्रेम फॉर 2 to 3 years किस तरीके से ये वर्कआउट होना चाहिए, पूरी इंडस्ट्री एवरेज ग्रोथ रेट की अगर बात कर रहे हैं वो किस तरीके से आप एक्सपेक्ट करें, और स्पेशली कम्युनिकेशंस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की जो हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि जितने भी कंपनी से हम लोग बातचीत कर रहे हैं इसको एक काइंड ऑफ फोकस पॉइंट गिन रहे हैं. आपकी तरफ से एक आइडिया, क्योंकि आप सेंटर ऑफ दैट इंडस्ट्री है, मुझे दे पाए अगर हमारे दर्शकों के लिए.
श्योर अदिति। रूट मोबाइल जो एक ग्लोबल सीपैस कंपनी है, हम ऑलमोस्ट 18 कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं, ऑलमोस्ट 900 ऑपरेटर्स के साथ हम्म। कनेक्ट करते हैं। आउट ऑफ दैट 270 ऑपरेटर हमारे डायरेक्ट पार्टनर हैं। अगर रही बात इंडिया मार्केट की बात देखें तो हमारा इंडिया ऑपरेशन 2016 में स्टार्ट हुआ था, और आज टिल टुडे आई थिंक डोमेस्टिक मार्केट में हमारा 10 से 12% के आसपास हमारा मार्केट शेयर है। लेकिन इंडिया में जो इंटरनेशनल ट्रैफिक टर्मिनेट होता है इंडिया में, वो उस वहां पे हमारा 45 to 50% मार्केट शेयर है। आने वाले दिनों में हम compete कर रहे हैं यहाँ पे जो लोकल कंपनीज हैं उनके साथ। अगर आप देखो तो हमारे पास गेन करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि अगर हमारा मार्केट से 12% है तो हम ये मार्केट से कुछ कुछ ट्राई करेंगे 25 से 30% लाने के लिए, और उसके लिए हम अग्रेसिवली काम भी कर रहे हैं। और हमारी जो सेल्स टीम को हमने ग्रो किया, हमारे प्रोडक्ट टीम को हमने बहुत सारा ग्रो किया, और बहुत सारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में नए नए प्रोडक्ट को हमने ऐड किया है। और क्रूट मोबाइल का मोटिव यही है कि हम एक वन स्टॉप शॉप बनना चाहते हैं, कि कोई भी कस्टमर अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे आता है तो उसको सारी सर्विसेज मिल सकती है, जिससे कस्टमर का एंगेजमेंट बहुत ही सही तरीके से हो, और इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मल्टीपल कंपनीज एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू वो सब कुछ ले सकते हैं। अगर रही बात इंडिया का मार्केट, इंडिया आज की डेट में लगभग $1 बिलियन मार्केट है, मतलब अराउंड 7,000 करोड़ के आसपास का मार्केट है। और ये अगर आप देखो तो डिजिटल पेनिट्रेशन और मोबाइल पेनिट्रेशन जिस तरह से बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में मार्केट और बढ़ने वाला है। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट अगर आप देखो तो $60 to 70 बिलियन का मार्केट है ये, जिसमें हम प्ले करते हैं। और हमारा जो मेन कंपटीशन है वो हमेशा इंटरनेशनल जो कॉम्पिटिटर है, चाहे वो टूलियो हो, चाहे सिंच हो, या मैसेज बर्ड हो, जैसे कंपनियों से होता है, क्योंकि हम अलग अलग मार्केट में उनके साथ कम्पीट करते हैं, अलग अलग मार्केट में ऑपरेट करते हैं। इंडिया में हमारे कॉम्पिटिटर है, बट वो डोमेस्टिक कॉम्पिटिटर है जिनसे हम एज अ डोमेस्टिक उससे कॉम्पीट करते हैं। बट ओवरऑल मार्केट वाइज अगर ग्रोथ भी देखा जाए तो मार्केट ग्रो कर रहा है अराउंड 30%, 25 to 30% कैगर के हिसाब से। और ये ग्रोथ और भी ज्यादा एक्सपेक्टेड है, बिकॉज डिजिटल पेनिट्रेशन इमर्जिंग कंट्रीज में काफी इंक्रीज होने वाला है, बिकॉज पॉपुलेशन जिस तरह से ग्रो हो रहा है, और पॉपुलेशन मोबाइल फोन जितना यूज करेगा उतना ही डिजिटल पेनिट्रेशन भी बढ़ने वाला है। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ एवरेज रियलाइजेशंस, मैं इसी से लूप करके ये जो डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं वो करना चाह रही थी। वहाँ पे और कितना इम्प्रूवमेंट ये जो आप अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं उसकी वजह से हम लोग देख पाएंगे 2 to 3 years डाउन द लाइन? एवरेज रियलाइजेशंस आपके पर बिलेबल जो ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, वहाँ पे थोड़ा डिक्रीमेंट आया है, क्योंकि इंडियन बिजनेस के अंदर इंप्रूवमेंट जो हम लोग देख रहे हैं उसी की वजह से, आई बिलीव। तो अगर ये पेनिट्रेशन थोड़ा और बढ़ता हुआ दिख रहा है तो रिलेटिवली कैसे इफेक्ट होगा? नहीं, उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अभी हमारे अलग अलग, जैसे हमने कहा, ईमेल बिजनेस जो होता है वो उसका एक्चुअल जो हम्म। कॉस्टिंग होती है एसएमएस से बहुत कम होती है, लेकिन उसमें प्रॉफिट हम्म। मार्जिन होता है 70 से 80% होता है। हम्म। अगर हमने 3 बिलियन एसएमएस भेजा है और 10 बिलियन, सॉरी 3 बिलियन ईमेल भेजा है और 10 बिलियन एसएमएस भेजा है, तो आप ओवरऑल अगर वो देखोगे रियलाइजेशन तो कम दिखेगा, लेकिन ओवरऑल जो प्रॉफिट होता है वो काफी हाई होता है उसकी वजह से। तो आने वाले दिनों में हम्म। हमारा दूसरा बिजनेस लाइन है, जैसे व्हाट्सएप हो गया, आरसीएस हो गया, ईमेल है, ये सब कंबाइंड मिला के देखो हम्म। तो ओवरऑल एक्चुअल रियलाइजेशन काफी हाई होगा इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी जो है। और ईमेल की वजह से हम्म। थोड़ा रियलाइजेशन थोड़ा कम हो सकता है, बट दैट इज फाइन, बिकॉज एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबिलिटी काफी बढ़ने वाली है उसकी वजह से। हम्म। करेक्ट। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, रिसेंटली आपने क्यूआईपी भी किया था, उसके यूटिलाइजेशन प्लान्स को लेकर आगे कैसे वर्कआउट हो रहा है, एक ये आइडिया मुझे आप दे पाएं। और चूंकि एक्विजिशन को लेकर आप काफ़ी अग्रेसिव पहले भी रहे हैं, ऐसा कुछ इवैल्यूएशन और भी आगे चल रहा है? प्रीवियसली जो 2 एक्विजिशंस की आपने बात भी की, वहां से किस तरीके से परफॉर्मेंस आगे इम्प्रूव्ड पैरामीटर्स पे देखेंगे हम लोग, पेसअप कैसे होगा? एक आइडिया इन दोनों चीज़ों के ऊपर मुझे आप दे पाएं। जी अदिति, हमने जो टोटल क्यूआईपी $117 मिलियन का किया था, लगभग 857 करोड़ के आसपास आईएनआर वैल्यू में है। और रही बात ग्रोथ वाइज, अगर ये हम जो कैपिटल यूज करने वाले हैं, डेफिनेटली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ होगा। ज्योग्राफिकल एक एक्सपेंशन में भी इसको यूज करेंगे, और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनहांसमेंट में भी इसको यूज करेंगे। हमारा जो फोकस इस वक्त होगा कंप्लीटली वो कहीं ना कहीं वॉइस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए होगा, क्योंकि वॉइस बिजनेस भी सीपैस का एक बहुत बड़ा पिलर है, और उसको हम ट्राई करेंगे बिल्ड करने के लिए ऑर्गेनिकली या इनऑर्गेनिकली। अगर इनऑर्गेनिकली कोई कंपनी मिलती है हमें जहाँ पे ऐसा लगता है कि वॉइस में वो कंपनी काफी स्टेबल है, और उसका रेवेन्यू मॉडल भी स्टेबल है, और उसके कस्टमर अच्छे हैं, और उसका स्केल अच्छा है, तो हम स्केल बेस्ड कंपनी को अक्वायर करने की कोशिश करेंगे वॉइस बिजनेस में। पर राइट नाउ हमने किसी भी ऐसे कंपनी को आइडेंटिफाई नहीं किया है, इट मे टेक सम टाइम। बट हमारा फोकस होगा कि जो प्रोडक्ट इन्हांसमेंट और जोग्राफिकल एक्सपेंशन पे ज्यादा फोकस किया जाए,
और रही बात ऑपरेशन वाइज अगर देखा जाए तो हम हायर कर रहे हैं लोगों को, यूरोप में हम हायर कर रहे हैं, यूएस में, लैटिन अमेरिका में, एशियन मार्केट में काफी लोगों को, सेल्स स्पेशली सेल्स और सीनियर मैनेजमेंट के लोगों को हायर कर रहे हैं, जिससे हमारा ऑर्गेनिक स्ट्रेटजी भी एक बहुत ही क्लियर है कि हमें ऑर्गेनिकली भी ग्रो करना है अलॉन्ग विथ आवर इनऑर्गेनिक स्ट्रेटजी। ओके, सो ये सब के बाद आपके टोटल बुक्स में कैश कितना है, एक ये आइडिया अगर आप मुझे दे पाए, और साथ ही क्योंकि Q3 और Q4 आप बता रहे हैं इससे भी और बेहतरीन होगा, तो रेवेन्यू के टर्म्स में तो ऑलरेडी हम रिकॉर्ड हाइस पे हैं। किस तरीके से ये साल क्लोजर आते हुए आपने बताया कि वहां पे एक ज्यादा स्पीड अप होगा इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट टर्म्स, वो किस तरीके से मैं एक्सपेक्ट करूं बॉटम लाइन पे ग्रोथ? जो हमने मेसेवियन एक्विजिशन किया थी उसके लिए हमने ऑलरेडी $30 मिलियन अपने इंटरनल एक्रूवल से पे कर दिया था बिफोर रेजिंग द क्यूआईपी। क्यूआईपी रेज करने के बाद ओवरऑल जो कैश एंड बुक्स है वो लगभग 1100 करोड़ हमारे पास है। ओके, अग्रीड। और एनुअल क्लोजर FY22 की जो हम लोग बात कर रहे हैं, किस तरीके से विटनेस कर सकते हैं टॉप लाइन बॉटम लाइन? हमने जो मार्केट को गाइडेंस दिया है हम कोशिश करेंगे उसको ओवर अचीव करने के लिए। और हमारा हमेशा टारगेट रहा है कि अगर बीइंग कंजर्वेटिव थोड़ा रहो और बाद में ओवर अचीव करना जरूरी है। और बेस्ड ऑन द ट्रेंड हमें जो दिख रहा है इस वक्त, आई थिंक हमने जो गाइडेंस दिया है हम कोशिश करेंगे उसको ओवर अचीव करने के लिए। ओके।